तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम तक पढ़ चुके थे। और इसमें जो लास्ट सेक्शन है एसएचएम का वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। तो यहाँ से एग्जांपल समझते हैं बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं किस तरीके से वर्टिकल एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। अब आपने इसको धीरे से रफ्तार दे दी नीचे की तरफ, तो ये जो ब्लॉक है ये ऐसे, या फिर आप बोलो ऊपर की तरफ रफ्तार दे दी, तो ये ऊपर कंप्रेस होगा पहले ए एम्पलीट्यूड तक, फिर यहाँ से वो वापस नीचे आएगा, फिर ये और नीचे जाएगा मीन पोजीशन से, फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड तक आएगा, फिर ये वापस ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑसिलेशन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। ये आइडियल एसएचएम है, इसमें हम मान रहे हैं कि इस एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं है। तो इस तरीके से ये एसएचएम चलता रहेगा। और इसका जो एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, या वाई में ऑसिलेशन हो रहा है तो आप वाई टी ग्राफ बोल सकते हो, या उसी को एक्सटी ग्राफ बोल सकते हो, जो भी बोलना। तो वो बढ़िया ऐसे साइनसोडियल होगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, एसएचएम चलते रहेंगे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। ये तो तब है व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये तो भाई तब काम करेगा ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता है। आप जानते हैं कि रियलिटी में ये एसएचएम थोड़े समय तक चलेगा और फिर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं बच्चों। क्या है? एयर पार्टिकल्स। अभी एयर पार्टिकल्स हैं तो ये है तो फ्लूइड, तो इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो इसको अपोजिंग फोर्स मिलेगा, रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा इन एयर पार्टिकल्स की वजह से। इसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग। याद होगा तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी में बात की थी इसकी, विस्कस ड्रैग, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। तो विस्कस ड्रैग मिलता है, विस्कस ड्रैग। यानी कि जब ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, लेकिन एनर्जी अब कम हो जाएगी उसकी, तो फिर वो उस एम्पलीट्यूड तक नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर ये कम हो जाएगी। तो ऐसे धीरे 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 ऑसिलेशन धीरे धीरे रुक जाएंगे। अगर हम इसका एक्सटी ग्राफ में देखें तो एक्सटी ग्राफ भी ऐसा हुआ, एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाता है बेचारा। तो ये जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, मतलब ये बोलेंगे कि ऑसिलेशन रुक रहा है बार बार। इस ऑसिलेशन का रुकना और फाइनली जीरो हो जाना, इसी को बोला जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जब कोई भी लॉस एनर्जी नहीं होती है तो एसएचएम मेंटेन्ड रहता है, कंटिन्यूसली पार्टिकल मोशन करता रहता है, प्लस ए और माइनस ए के एक्सट्रीम के अबाउट। बट अगर एयर पार्टिकल या कुछ भी है या एनर्जी का लॉस है, तो जब ये ऊपर नीचे से होगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फाइनली जीरो हो जाएगी विस्कस ड्रैग की वजह से। इसलिए यहाँ पर इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है ना। तो मेरे ख्याल से डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब तो आप समझ ही गए हो। और ये जो ऑसिलेशन है ये इसका नेचुरल है, ये चाहता तो ऐसा था, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल विस्कस ड्रैग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे रुक जाता है। तो ये नेचुरल ऑसिलेशन है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखते थे तो ए साइन ओमेगा टी होता था, इसका मतलब टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या नहीं करता था, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, तो एम्पलीट्यूड मेंटेन रहता था। मतलब इसकी इक्वेशन में एम्पलीट्यूड जो है वो भी साइन टाइम का फंक्शन होना चाहिए, है ना बच्चों। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी मैं इक्वेशंस आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये नेचुरल ऑसिलेशन, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, विस्कस ड्रैग। और याद रखेंगे विस्कस ड्रैग की वजह से जैसे वेलोसिटी ऊपर होती है बेटा, तो विस्कस फोर्स नीचे लगता है। याद करो, आपको विस्कस फोर्स बताया था टर्मिनल वेलोसिटी में। तो जो लिक्विड या फ्लूइड विस्कस फोर्स लगाता है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन लगाता है, और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता था। याद होगा आपको, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो विस्कस फोर्स जो होता है वी, इट इज इक्वल्स टू माइनस के वी। माइनस के वी क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है ना। इसलिए विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ड्रैग का, वो माइनस के वी होता है। या के कोई कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम उसको माइनस वी भी बोल देंगे। वी इज ड्रैग कांस्टेंट, है ना, विस्कस डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। तो इसको डैम्पिंग फोर्स भी कहा जाता है, विस्कस ड्रैग। उसी की वजह से तो डैम्प आ रहा है ना, ऑसिलेशन जो है वो धीरे रुक रहा है, तो उसमें डैम्पिंग आ रही है। तो इसको डैम्पिंग फोर्स भी कह सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाते हैं।
तो आई थिंक आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना हुआ है, इसको आप देख लेंगे। हम थोड़ा सा इसमें नीचे आते हैं बच्चों, तो पहले इसको देख लो, फिर मैं आपको इसकी क्वेश्चन बता देता हूँ। अच्छा, ऑसिलेशन मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन नहीं होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन मैं बता चुका हूँ पहले, है ना, क्योंकि अपने पाथ को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखो। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कोई भी ऑसिलेशन जो है वो हमेशा पीरियोडिक मोशन करेगा ये जरूरी नहीं है। सिर्फ वही ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन करते हैं जिनमें एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और ये मैथमेटिकल इक्वेशंस देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ऊपर नेचुरल ऑसिलेशन है, ये जो है नीचे आपका कौन सा ऑसिलेशन है बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो इनका कंपैरिजन से हम इक्वेशंस निकालेंगे, सॉल्व नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं करना है, कोई भी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, तो डेरिवेशन की चिंता ना करें, सिर्फ इक्वेशंस ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लेते हैं तो अपन को पता होना चाहिए कुल मिला के। तो देखो, जब नेचुरल ऑसिलेशन करता था, एसएचएम करता था, तो एसएचएम की नेट फोर्स की इक्वेशन होती थी माइनस के एक्स, है ना बच्चों, और एफ नेट को लिख सकते थे एम इंटू ए। तो एम को नीचे ले जाते थे तो जो एक्सलरेशन का फॉर्मूला हो जाता था वो हो जाता माइनस के बाई एम इंटू एक्स, है ना बच्चों। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सलरेशन को लिखा जा सकता है बेटा कितना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, वही तो एक्सलरेशन होती है बेटा। और ये माइनस के बाई एम एक्स, माइनस के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक्स एक्स है, उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये जो इक्वेशन है ये भी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जिसका सॉल्यूशन ये होता है, हमेशा याद रखना बच्चों, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब भी आप डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी देखो ना, जब 12th क्लास में आप जाओगे तो एलसी ऑसिलेशन में भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखेगी देगी, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो हमारे एसएचएम का जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि वो इस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करती है। तो हमेशा याद रखना, जब भी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखाई दे आपको, तो इसका मतलब उसका जो फंक्शन है एक्स और टाइम का, वो हमेशा ए साइन या कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, साइनोसोडियल फंक्शन होता है, ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज फाइव। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप की क्वेश्चन मिलेगी तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम होती है, हमें पता है, और जो इसमें एनर्जी होती है बच्चों, है ना, तो वो कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर, है ना, ये टोटल एनर्जी है, हाफ के ए स्क्वायर। एसएचएम में हमने देखा था टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती थी और वो हाफ के ए स्क्वायर होती थी। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक और फोर्स काम करता है भाई, इसमें आपका माइनस के एक्स तो है ही, जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, एसएचएम फोर्स लग रहा है, साथ में माइनस टाइम जो है वो वीबी भी है, यानी इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा तो नेट फोर्स निकलेगा, है ना। तो हम डैम्पिंग फोर्स लिख रहे हैं एफ इक्वल्स टू माइनस वी बी, वी जो है बी जो है वो कांस्टेंट है, वी इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगा, ये आपको बताया गया, क्योंकि ये विस्कस ड्रैग है, तो वेलोसिटी ज्यादा होती है तो जो फ्रिक्शन होता है फ्लूइड का वो भी ज्यादा होता है। उसके बाद फिर नेट फोर्स आप जब लिखोगे तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा कि कितना लगेगा, यहाँ पे माइनस के एक्स माइनस वी बी, तो डैम्पिंग फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है क्या बेटा, यहाँ से देखो ये एम ए हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस वी बी। अब मास का डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस के बाई मास माइनस वी बाई मास इंटू वी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा तो ये इधर आएगा, इधर होगा तो ये प्लस होगा, तो प्लस होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, के बाई एम तो ओमेगा स्क्वायर होता है, फिर ये प्लस हो जाएगा तो ये बी बाई एम इंटू वी। अब देखो बेटा, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला टर्म भी जुड़ गया, पहले ये वाला टर्म नहीं था जब नेचुरल ऑसिलेशन का, अब ये टर्म भी जुड़ गया, तो इसलिए जो इसकी इक्वेशन आएगी जब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जाती है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आपके कोर्स में नहीं, मैथ्स में भी नहीं पढ़ाया जाता आपको, ये जब आप इंजीनियरिंग करेंगे फर्स्ट ईयर में या मैथ्स से बीएससी वगैरह करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में जाकर आपको
ये पढ़ने को मिलेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, तो वहां पे पढ़ाया जाता है। तो वहां पे आप देखोगे कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी याद रखें कि जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है तो इसका एक्स टी जो फंक्शन आता है वो ऐसे आता है, एम्पलीट्यूड आता है ए इंटू ई की पावर बी टी बाई 2m इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो देखो बेटा इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये एम्पलीट्यूड है, देखो ये पूरा एम्पलीट्यूड है, ये पूरा एम्पलीट्यूड है, ध्यान से देखो, इसमें ए एम्पलीट्यूड नहीं है, ये पूरा डैम्पिंग ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो अगर आप ध्यान से देखें, एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो ए ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m है। यानी ये एम्पलीट्यूड जो है टाइम का फंक्शन है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो नेगेटिव में पावर बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड कम हुआ। तो यही तो हो रहा है बेटा डैम्पिंग ऑसिलेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन बता भी रही है, मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ध्यान रखना, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ए ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, है ना। तो ध्यान रखेंगे बच्चों इसका। उसके बाद फिर अगर इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी ओमेगा, वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि इक्वेशन अब पूरी चेंज हो गई है। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बेटा रूट ओवर के बाई एम, मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आप लिख रहे हो तो ये ओमेगा की वैल्यू जो है वो रूट बाई के है। मतलब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की ओमेगा है और ये नेचुरल ओमेगा है, नेचुरल ओमेगा है ना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का ओमेगा जो है वो नेचुरल ओमेगा दैट इज रूट के बाई एम माइनस माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4m। तो ये भी जब निकाला जाता है बेटा, सॉल्व किया जाता है तो उसी में ये भी आता है ना। लेकिन इक्वेशन याद रखें डेरिवेशन नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m का स्क्वायर। तो ये आपका डैम्पिंग ऑसिलेशन का ओमेगा हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। और अगर टोटल एनर्जी लिखेंगे डैम्पिंग ऑसिलेशन में तो टोटल एनर्जी होता है हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन डैम्पिंग ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो एनर्जी भी चेंज हो रही है क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है धीरे धीरे, तभी तो फाइनली रुकता जाएगा। तो हम लिखेंगे हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड है ए, तो ए स्क्वायर ई की पावर 2 टाइम्स करोगे तो माइनस 2bt बाई 2m आएगा। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट बचेगा डैम्पिंग ऑसिलेशन वाला वो ये बचेगा, देखो हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर ई टू द पावर 2 कैंसिल हो गया तो माइनस बी टी बाई एम, माइनस बी टी बाई एम। देखो ये बचा। तो ये आपको कुछ इक्वेशंस हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बात बच्चों अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको एक बार जल्दी से देख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जो नया टर्मिनोलॉजी है वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना। तो अभी तक हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन की। अब ये फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं भाई, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, रियलिटी मैंने आपको बता दी कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा झूला झूल रहा है, आपने बचपन में झूला झूला होगा। तो यहाँ पे अगर ये बच्चा झूला झूल रहा है तो ये झूले के साथ हुआ क्या कि आपने उसको एक बार धक्का देकर छोड़ दिया। तो ये बच्चा जब झूला झूलेगा तो झूला आगे जाएगा, फिर ये पीछे आएगा, फिर ये आगे जाएगा, लेकिन उतनी ऊंचाई तक नहीं जाएगा क्योंकि डैम्पिंग ऑसिलेशन है। तो फिर ये धीरे 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 झूला रुक जाएगा, रुक जाएगा। अब जैसे ही झूला रुकेगा तो ये बच्चा रोने लगेगा। भाई बच्चे को थोड़ी ना मतलब है कि झूला क्यों रुक रहा है, उसको तो ये मतलब है कि झूला झुलाओ, आप झूला झुलाते रहो, झूला झुलाते रहो। तो इस तरीके से बार बार रुक जाता है। तो होता क्या है जनरली कि पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ये झूला ऐसे पीछे आएगा और पीछे से ऐसे आगे जाने वाला होगा तो आदमी इस पे पुश कर देगा। तो पुश करेगा तो फिर ये झूला आगे पहुंच जाएगा, फिर पीछे आएगा तो उसकी एनर्जी फिर से कम ना हो तो फिर आदमी जब ये झूला पीछे आएगा तो फिर से पुश कर देगा। तो इसके ऑसिलेशन मेंटेन रहेंगे। जैसे ही उस आदमी ने एक्सटर्नली फोर्स लगाना चालू कर दिया तो इस झूले का एम्पलीट्यूड अब मेंटेन है, मेंटेन है, सस्टेन है, सस्टेन है, सस्टेन। अब डैम्पिंग नहीं हो रही है। यानी समझने वाली बात क्या है कि अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ताकि हमारे ऑसिलेशंस मेंटेन रहें, वो डैम्प ना हो, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स का सहारा लेना पड़े
तो उसको मेंटेन कराने के लिए, डैम्पिंग ऑसिलेशन को मेंटेन कराने के लिए, ऑसिलेशंस को मेंटेन कराने के लिए कि डैम्पिंग ना हो, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स का सहारा लेते हैं उसी को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। हम फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऑसिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो डैम्प हो जाएंगे, डैम्प हो जाएगा तो वो चीज रुक जाएगी। तो लगातार हम एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, लगातार इसमें फोर्स करते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स लगा रहे हो आप इसको रेगुलर इंटरवल में लगाते हो। जब ये झूला आगे से जाता फिर पीछे आता है और पीछे से जब आगे जाने वाला होता है तब आप फोर्स लगाते हो। नहीं तो अगर सोचो कि आप बीच में फोर्स लगाओ, जब झूला ऐसे आ रहा था और आप यहाँ पे फोर्स लगा दो तो झूला रुक जाएगा। इसलिए आप कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स एक फिक्स्ड टाइम के बाद ही लगाना पड़ेगा। जब झूला यहां तक पहुंच गया फिर वो यहां से आ रहा है वापस, तब आपको फोर्स लगाना। तो क्योंकि आपको फिक्स्ड इंटरवल पे फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो फोर्स लगता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब पीरियोडिक नेचर का होता है फोर्स का। फोर्स मस्ट हैव पीरियोडिक नेचर, पीरियोडिक नेचर यानी उसको एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल के बाद ही लगना है, तभी आपके ऑसिलेशन मेंटेन रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप फोर्स कभी भी लगा दोगे तो ऑसिलेशन मेंटेन हो जाएंगे। तो ये जो फोर्स एक्सटर्नल लगाया जाता है बेटा, जिसकी वजह से जो डैम्पिंग है वो नहीं हो पाती और ऑसिलेशन सस्टेन रहते हैं, मेंटेन्ड रहते हैं, इस फोर्स को बोला जाता है ड्राइविंग फोर्स। इस फोर्स को बोला जाता है ड्राइविंग फोर्स। याद रखेंगे, इस फोर्स को हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वही मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पे लिख दिया गया है। ये ड्राइविंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स को एफ डी से डिनोट करते हैं, है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। और देखो ये पीरियोडिक होना चाहिए। तो देखो कॉस का फंक्शन है या साइन का फंक्शन, जो भी आप लेना चाहो, तो इसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी होती है ओमेगा डी। ओमेगा डी इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और टाइम। तो जो पीरियोडिक मोशन हमने लिया है ड्राइविंग फोर्स का, वो एफ नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कॉस ओमेगा डी टी, कॉस ओमेगा डी टी, है ना। तो इस तरीके से हमने ड्राइविंग फोर्स की इक्वेशन ले ली है, ताकि एक रेगुलर पीरियड में फोर्स लगे और ऑसिलेशन जो है मेंटेन रहे, सस्टेन रहे। तो ये एफ डी को बोला जाएगा ड्राइविंग फोर्स, एफ नॉट को बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा डी को बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर है बच्चों। तो अब अगर ध्यान दें आप, तो इस ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए अब तीन प्रकार के फोर्स लगेंगे। एक तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा एसएचएम वाला, दूसरा ड्रैग फोर्स लगेगा क्योंकि डैम्पिंग हो रहा है, और साथ में आप ऑसिलेशन मेंटेन करा रहे हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी एड अप होगा। तो देखो नेट फोर्स जो होगा बेटा अब वो होगा माइनस के एक्स माइनस वीबी, डैम्पिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स प्लस ड्राइविंग फोर्स, प्लस ड्राइविंग फोर्स। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो नेट फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो माइनस के एक्स माइनस वीबी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी टू एक्स बाई डी टी, प्लस मास डिवाइड करोगे तो प्लस के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा बेटा, माइनस वी बाई एम इंटू वी हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये ड्राइविंग फोर्स बचा कांस्टेंट, मतलब ड्राइविंग फोर्स ओमेगा डी टी, उसको आपने नेक्स्ट आरएचएस में रखा है। अब ये एक और डिफरेंशियल, इस टाइप की भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बच्चों। तो ये दूसरे टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये भी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें अब आरएचएस में जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो की जगह कुछ और आ गया है, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। तो जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो जब इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो बहुत खतरनाक सा एक्सप्रेशन आता है। देखो क्या खतरनाक एक्सप्रेशन आएगा, एफ नॉट ऊपर आ जाता है, नीचे जो है वो आपका आएगा बच्चों कितना, यहाँ पर मतलब एफ नॉट के साथ नीचे आता है, और फिर बाद में तो यहाँ पे ऐसा आएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, है ना। तो ये तो ऑसिलेशन की इक्वेशन हो गई। लेकिन अब इसका जो है एम्पलीट्यूड जो है वो खतरनाक टाइप का आता है, एफ नॉट अपॉन यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एम स्क्वायर, मास ऑफ बॉडी का स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, रूट ओवर के बाई एम, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये, इसका स्क्वायर माइनस ओमेगा डी, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और इस पूरे का ब्रैकेट का पावर हाफ 1/2। ये होता है बेटा, ये होता है।
तो देखो ये जो एम्पलीट्यूड है ये बड़ा खतरनाक एम्पलीट्यूड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। देखो ओमेगा डी फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, ओमेगा डी फिक्स है, बी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई भी टाइम का फैक्टर नहीं आया है, यानी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, यानी कि ऑसिलेशन सस्टेन्ड है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर रहा है। यानी जो डैम्पिंग हो रही थी उस डैम्पिंग को रोक लिया, किसने रोक लिया बेटा? ड्राइविंग फोर्स ने, और मेंटेन करा दिया ऑसिलेशन। देखो भले ही उसका एम्पलीट्यूड खतरनाक टाइप का, लेकिन है तो कांस्टेंट ही, इसमें टाइम कहाँ आया है? मतलब एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है, यानी ऑसिलेशन सस्टेन्ड हो गए। यही तो, इसलिए तो हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया था। तो अगर आपको एक क्वेश्चन याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर याद नहीं रहे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता। मैंने केवल आपको जस्ट बता दिया है कि क्वेश्चन बता के मुझे केवल ये बताना था कि जब आप ड्राइविंग फोर्स लगाते हो तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाता है, मतलब ऑसिलेशंस मेंटेन हो जाते हैं। इस टाइप के ऑसिलेशन को ही फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं ना बच्चों। तो आई होप क्लियर है। तो इस पूरे को एम्पलीट्यूड ए मान लिया गया जो कि कांस्टेंट है, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन का। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आप ध्यान दें कि जो ये ओमेगा डी प्लस फाइव होता है तो ये इनिशियल फेज भी निकाला जा सकता है। इनिशियल फेज फोर्स्ड ऑसिलेशन में निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, है ना। तो अगर मैं वही बोल रहा हूँ, याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टफ फॉर्मूला होता है। लेकिन एक आधी बार पूछा गया है कंपटीशन में, बोर्ड्स में तो कभी नहीं पूछा जाता, कंपटीशन में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो ये हो गया भाई π/2 माइनस टेन इनवर्स वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू बी। तो बी तो आप जानते हो डैम्पिंग कांस्टेंट है, π/2 एंगल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वी नॉट एक्स नॉट क्या है तो याद रखेंगे, वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, और एक्स नॉट इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो। तो देखो बच्चों, जो मैंने आपको बोला है वो यहाँ पे लिखवाया भी हुआ है कि when we apply an external force to sustain damped oscillation, then this phenomena of oscillation is known as forced oscillation। तो इन्हीं को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फिर दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज कांस्टेंट होगा। फिर आप बोल सकते हो द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन चेंजेस विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो जो एम्पलीट्यूड है वो केवल इस बात से चेंज करेगा कि आपका जो बच्चों ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, है ना। क्योंकि ओमेगा डी बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा नीचे करके आपको बता भी देता हूँ कि एम्पलीट्यूड जो है वो कैसे चेंज होता है ओमेगा डी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए भाई, तो देखिए बच्चों ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, ये ओमेगा डी का ग्राफ है। अब आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो एम्पलीट्यूड है, जब ओमेगा डी कम है तो एम्पलीट्यूड भी आपको कम मिलेगा, ऑसिलेशन कम मिलेगा, और कम होगा तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का और कम मिलेगा। बहुत ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो भी एम्पलीट्यूड कम मिलेगा, मतलब कम फ्रीक्वेंसी पे भी कम एम्पलीट्यूड मिलेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो वो हमें कब मिलता है? जब आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है। यानी जो ऑसिलेशन का, यानी कि बिना किसी डैम्पिंग के, बिना किसी अगर उसको ऑसिलेट कराया जाता फ्री स्पेस में, तो वो जो सिस्टम ऑसिलेट करता वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो जो हमने अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया था या झूले वाला सिस्टम दिया था, जो भी आप मानो, अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो जब आप इसमें ड्राइविंग फोर्स लगाओगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा डी भी 50 रेडियन पर सेकंड होगी, तो आपको जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ऑसिलेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई ड्राइविंग फोर्स की, तो भी एम्पलीट्यूड कम मिलेगा, और अगर कम हुई तो भी एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। इसलिए इसका ग्राफ ऐसे जाता है, देखो बेटा, ये ओमेगा डी है ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये तो हमारे हाथ में ना किस फ्रीक्वेंसी से हमें लगाना। तो यहाँ पे आपका ये एम्पलीट्यूड है, तो अगर कम फ्रीक्वेंसी करोगे तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और जब आपका ओमेगा डी की वैल्यू जो है वो ओमेगा के बराबर होगी, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, फिर कम हो जाएगा। तो इसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी एम्पलीट्यूड कम है और कम फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीट्यूड, यानी जब भी आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन चाहिए तो हमेशा ओमेगा डी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर रखो,
तो एम्पलीट्यूड जो है बेटा वो मैक्सिमम हो जाया करेगा। देखो यहां से आप ऊपर वाली इक्वेशन से भी ये देख सकते हो, है ना। थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे करूं तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में आप रख के देखो, ये हमारे पास देखो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन थी, इसमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी कर दो तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी बेटा। देखो ये वाली टर्म जो है वो पूरी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर, तो वो भी जीरो हो गया, तो बचेगा ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर रूट, तो ये बचेगा ओमेगा डी बी। तो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है बेटा वो कम बढ़ गया है। कितना हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एफ नॉट ओमेगा डी इंटू बी। तो ये जो ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन में फिनोमिना है बेटा, कि हम ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर रखकर उसको हम क्या करा सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये जो फिनोमिना कहलाता है इसको बोलते हैं रेजोनेंस। और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है सिस्टम की, उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको मेरे ख्याल से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी भाई। देखिए देखो बेटा ये लिखा हुआ है फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में लिखा हुआ है द फिनोमिना व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू frequency of natural frequency, then the amplitude of oscillation become maximum is called as resonance। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। जिस भी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलना चालू हो जाएगा ऑसिलेशन का, यानी वो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जब बराबर हो जाएगी, तब उस फिनोमिना को हम बोलेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी को हो रहा है जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस हैपेंस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसका एक प्रैक्टिकल भी कराया जाता है ना। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आता है कि रेजोनेंस कब होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि इस तरीके से एक स्ट्रिंग लगा देते हैं बेटा, और इसमें अलग अलग लेंथ के स्ट्रिंग्स इस बड़ी सी स्ट्रिंग में लगा दी जाती है, उससे बॉब लटका दिए जाता है। तो ये सिंपल पेंडुलम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप जब फिजिक्स लैब में जाते हो तो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क की खासियत ऐसा होता है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप जस्ट किसी भी सरफेस पे हिट करोगे ना तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं। अच्छा, इन ट्यूनिंग फॉर्क्स में फ्रीक्वेंसी भी लिखी रहती है। जैसे मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क में लिखा है 550 हर्ट्ज, तो जब आप इसको किसी सरफेस पे टच करोगे, मतलब जोर से हिट करोगे, तो ये जो इसके स्टेम्स हैं, ये जो इसके जो निकले रहते हैं डंडी टाइप की, है ना, इनको प्रॉन्ग्स कहा जाता है। तो ये जो प्रॉन्ग्स हैं ये 550 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, मतलब एक सेकंड में 550 बार ये मूव कर जाएंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क में लिखी रहती है उतनी फ्रीक्वेंसी से ये प्रॉन्ग्स जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं। तो अगर आपने इसको हिट कर दिया तो 550 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई, तो आप इसको इस रोप पे लगा दो, तो ये रोप भी कितने से वाइब्रेट करना चालू कर देगी, 550 हर्ट्ज। अब मान लो कि जो आपने ये 4 या 5 जो पेंडुलम लगाए हैं, इसमें से ये वाला पेंडुलम जो है थर्ड वाला, इसका जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज 1 बाई 2 पाई रूट ओवर जी बाई एल। तो आप सोचो कि इसकी एल की वैल्यू इस तरीके से है थर्ड वाले की, कि इसमें एल की वैल्यू रखने से ये 550 हर्ट्ज आती है, मतलब थर्ड वाले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज, और जो आप ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो भी 550 हर्ट्ज है। तो आप देखेंगे कि ये थर्ड वाला, इसकी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, तो ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा बच्चों, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। बाकी सारे के एम्पलीट्यूड जो है वो कम होंगे। ये प्रैक्टिकली हमें दिखता है। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करती है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल करके देखा जाता है और उसमें ये रिजल्ट भी आता है भाई, जिस पेंडुलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी इससे मैच करता है उसका एम्पलीट्यूड अपने आप ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो इसी को बोलते हैं बेटा रेजोनेंस, है ना।
तो आई होप आपको रेजोनेंस का फिनोमेना भी क्लियर होगा, डैम्पिंग ऑसिलेशंस क्या होते हैं ये भी क्लियर होगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं ये भी क्लियर होगा। अब आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट इज एसएचएम। आई होप आपको एसएचएम जो चैप्टर है उसकी अच्छे से क्लैरिटी होगी। इसको बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि 12th के पोर्शन में जो सबसे ज्यादा चीज यूज होगी वो ये एसएचएम ही यूज होगी, और एसएचएम से लिंक्ड है वेव्स। तो आपको अगला चैप्टर जो वेव्स है उसको समझने में भी बहुत हेल्प होगा। और फिर 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तीन तीन चैप्टर जो है वो इसी एसएचएम वाले चैप्टर पे बेस्ड होते हैं, है ना, वेव्स वाले चैप्टर पे बेस्ड होते हैं। इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, और इसमें क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। मतलब आप ऐसा सोचो, कोई एक साल ऐसा नहीं गया है जिसमें इससे क्वेश्चन ना आया हो, हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो सारा चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा।